Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, which is second chapter of your history book. In this book, you will read or discuss the next chapter, which is trade to territory. Means किस तरीके से जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया में सिर्फ एक ट्रेड करने आए थे और किस तरीके से टेरिटरीज उन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर ली थी और यहाँ पे रूलिंग पावर में आ गए थे वो. सो दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. And first of all, we have to clear the basic of this chapter, in which we will discuss this point under this slide. First is still Mughals were representing the India. As we know that at the time of Mughals, so many Britishers come and asked to be permissioned for their trade. बट बाद में जो है उनको धीरे धीरे जो जहांगीर ने उनको परमिशन कर दी थी कि वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं कुछ एरियाज़ में और फैक्ट्रीज़ जो है वो अपनी बिल्डअप कर सकते हैं. सो लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो उनका जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया था मुग़ल एम्पायर्स का, जो मुग़ल किंगडम था. तो उसके बाद में जो है उससे पहले पूरा का पूरा जो है मुग़ल्स जो है बहुत अपनी पीक पे थे. उनकी जो रूलिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी थी. लेकिन बाद में जो है जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में तो वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. और लेकिन फिर भी पावर उनकी कम होते हुए भी उनकी जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे. जैसे एज वी नो दैट इन 1857 देयर वाज अ रिवॉल्यूशन बाय द इंडियंस. तो उस टाइम पे भी जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो मुगल्स हैं, मुगल्स को ही यहाँ का एम्पायर मान रहे थे. सब के सब लोग उन्हीं को लेके वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे. इसमें क्या था, औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. लास्ट पावरफुल था ये रूलर मुगल्स का. आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल्स गवर्नर्स यानी कि सूबेदार्स बिगिन असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस. एज वी हैव डिस्कस्ड इन 7th क्लास, देयर वॉज some new territories which were asserting their independence as अवध में जो थे आसफ खां, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था. उसके बाद में मुर्शीद कुली खां जो थे, उन्होंने वेस्ट बंगाल को जो है अलग कर दिया था, जिसमें मुर्शिदाबाद उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी. उसके बाद में जो निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम, उन्होंने हैदराबाद की जो टेरिटरीज़ है उन पे उस वाले एरिया को अपना अलग कर लिया था. वो बहुत सारे अपना वैसे तो मानते थे कि हाँ हमारे रूलर जो है मुगल्स ही हैं, लेकिन सिर्फ वो नाम के थे, है ना. ये सारा का सारा हमने 7th क्लास में ही डिस्कस किया है. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से अपने अंडर में ले लिया था वो सारा, लेकिन ऊपर से बिल्कुल क्लियरली ये नहीं हुआ था कि हम नहीं हैं. फिर है एस्टेब्लिश्ड रीजनल किंगडम्स, और इस तरीके से जो रीजनल किंगडम्स है यानी कि अलग अलग जगह पे बहुत सारे किंगडम्स बनने स्टार्ट हो गए थे. फिर है पावर ऑफ द दिल्ली वाज डिक्लाइनिंग. अब जो उस टाइम पे बात है कि कैपिटल क्या थी मुगल्स की, ऑफ कोर्स वो बाद में जो दिल्ली बन गई थी. तो वहाँ की जो मुगल्स हैं, जब वो उसमें रूलिंग में नहीं रहे तो वहाँ की जो डिक्लाइन हो रही थी, तो उसी को बोला है कि जो पावर थी दिल्ली की, जो दिल्ली के जो रूलर्स थे उनकी डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दी थी. और इसी को वैक्यूम ऑफ पावर बोला है. वैक्यूम ऑफ पावर मीन्स फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम का मीनिंग होता है अ स्पेस वेयर इज़ नथिंग, ऐसा स्पेस जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है. अब जब पावर की के लिए कोई प्लेस था वहाँ पे वैक्यूम, यानी कि वहाँ पे जो मुगल्स थी, जो उनकी पावर जो है पूरे तरीके से डिक्लाइन हो गई थी, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो आना था ना, जो इतना बड़ा एरिया था उसको रूल करे. इसको बोला है वैक्यूम ऑफ पावर. अब है इसमें जैसे ये थे औरंगजेब, इसकी ये पिक्चर है. एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू पावर वॉज एमर्जिंग ओवर इंडिया. तो फिर जब वहाँ पे
पावर का वैक्यूम हो गया था, वैक्यूम ऑफ पावर हो गया था। तो क्या हुआ था, उसका क्या रिजल्ट हुआ था कि अब एक न्यू पावर आ गई थी। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट ही कर दिया था। उनको इंडिया की पॉलिटिकल पावर्स क्या थी, क्या सिचुएशन थी, उसके बारे में भी पता लग गया था। सो ब्रिटिशर्स ने बाद में अपना इस पर कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और अब ये तो बैकग्राउंड है इस चैप्टर का। अब है इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज इंडिया बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि उनका ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडिया था वो किस तरीके से था। हाउ डिड दे कैम, वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में किस तरीके से आए थे, यानी कि वो यहाँ पे आए तो रीज़न क्या था। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो इतनी दूर से ब्रिटेन से यहाँ पे आए तो उनका क्या रीज़न था यहाँ पे? वो था कि ट्रेडर्स टू रूलर्स, यानी कि वो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ट्रेड करने आए थे। जैसे हमें सिल्क रूट का पता है। सिल्क रूट के थ्रू क्या हुआ था, बहुत सारे जो स्पाइसेस है, इंडिया को स्पाइसेस के लिए बहुत जाना जाता था, फेमस था। सो सिल्क रूट के थ्रू जो स्पाइसेस थे वो पूरे इंग्लैंड तक और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते थे इंडिया के। और जो ब्लैक पेपर था वो फेमस था, जनरली उसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे। तो ये था जिसके थ्रू उनको चीज़ें पता लगी कि हाँ कोई इंडिया नाम की जगह है और ये सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। अब एक जगह से उतनी दूर तक जाएगा, कोई ट्रेडिंग के थ्रू जाएगा तो वो ट्रेडर भी तो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगा। तो उन चीज़ों की प्राइसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे। तो उन्होंने सीधा क्या किया, अपना उस जगह को दे स्टार्टेड टू फाइंड आउट दैट प्लेस फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द स्पाइसेस विच एवर दे वांट। सो उन्होंने इंडिया की सर्च करना स्टार्ट कर दिया था और फिर यहाँ पे आगे उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और जब यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को उन्होंने देखा और ऑफ कोर्स अगर वो यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देंगे तो उनका ट्रेड बहुत इजीली हो जाएगा और जिस तरीके से वो रूल करना चाहेंगे वहाँ पे वो कर सकेंगे। तो ये सब था बेस फॉर दम। अब है बैटल। अब इसमें कौन कौन सी बैटल्स हुई थी? बैटल्स ऑफ प्लासी हुई थी जो कि 1757 में हुई थी। एंड आफ्टर दैट जो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। और उसके बाद एक और जो बैटल हुई थी जिसे बक्सर की बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है, वो हुई थी 1764 में। सो ये दोनों जो बैटल्स है उसका क्या रीज़न था, हु वॉज द रूलर हु वॉज डिफीटेड बाय द Britishers, this will be discussed in this chapter. And expansion of company rule, क्या पॉलिसीज थी, किस तरीके से उन्हें अपना एक्सपेंस किया इसमें अपने रूल के अंदर। सो वो सारा डिस्क्राइब होगा। सब्सिडरी अलाइंसेस क्या थी, क्लेम टू पैरामाउंटेसी क्या थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स क्या थी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होगी। सो वॉर विद टीपू सुल्तान एंड मराठास, वहाँ पे जो टीपू सुल्तान थे जो कि मैसूर हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर, उसके बारे में डिस्कस होगा। मराठास इसमें शिवाजी और जो पेशवा थे उन सब के बारे में डिस्कशन इस चैप्टर में होगा। ये दोनों चीज़ें। सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने स्टार्ट करी थी। और कंक्लूज़न, ये जो पिक्चर है ये छत्रपति शिवाजी की है जो मराठास थे। और इसके बाद में ये है टीपू सुल्तान हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर। दिस विल आल्सो बी डिस्कस्ड हियर। सो थिंग इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट, यानी कि देखो सबसे पहले हमें एक अपने अगर हम ग्लोब को बोले तो हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नाम ईस्ट क्यों बना। देखो जो ये है हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ और यहाँ पे जो हमारा है इंडिया है। अब जो है ये जो डायरेक्शन अगर हम देखें तो जो इंडिया है वो इन कंट्रीज़ के या इंग्लैंड के जो है ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए बोला जाता है इंग्लैंड को, जो इनकी जो कंपनी का नेम था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ईस्ट डायरेक्शन में जो इंडिया कंट्री है वहाँ की कंपनी। कम्स टू ईस्ट यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आई थी। तो उसने यहाँ पे क्या क्या किस चीज़ें की क्या क्या किया था। व्हाट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक्चुअल में क्या थी? ट्रेडिंग कंपनी थी,
This was a trading company. In 1600 acquired charter from Queen Elizabeth फर्स्ट. इसने क्या किया था कि एक चार्टर एक्वायर कर लिया था फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ हु वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. इसमें क्या था, चार्टर का मीनिंग होता है एक टाइप से लाइसेंस लेना. जैसे उस टाइम पे जो है बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड में. तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे बहुत सारी की ये इस तरीके की कंपनीज फॉर्म हो गई थी, ट्रेडिंग कंपनीज. तो उन्होंने उनमें से एक कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी. उसने अपनी एलिजाबेथ क्वीन से एक लाइसेंस ले लिया था कि अगर हम ट्रेड करेंगे इंडिया में तो सिर्फ हमारी कंपनी करेंगी, क्योंकि दूसरी कंपनी नहीं करेगी. अगर इस तरीके से वहाँ पे अगर होगा, दूसरी कंपनीज भी चली जाएगी तो उस उन सब में क्या होगा, एक दूसरे से कंपटीशन होगा तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा. सो जो क्वीन से है उन्होंने इस तरीके का एक एग्रीमेंट ले लिया था जिसके थ्रू सिर्फ वही कंपनी वहाँ पे रूल करेगी. सेकंड है गोटा सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट. तो उन्होंने एक अकेला एक राइट मिल गया था कि वही यहाँ से ट्रेड करेगी. excluded competition from other English trading companies with mercantile objectives made huge profit. जिससे कि वो बहुत बड़े बड़े जो प्रॉफिट है, मतलब सारा का सारा प्रॉफिट उनको ही मिले. यानी कि एक टाइप से मोनोपोली उनको चाहिए थी यहाँ की ट्रेड पे, उसके लिए चार्टर लेके आए थे. स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन कंपनी पावर्स वॉज देयर. अब उनका जो कंपटीशन है अपनी जो कंट्री से, तो उन्होंने चार्टर ले लिया जिसके थ्रू सिर्फ वही कंपनी रूल करेगी. बट जो दूसरे कंट्रीज थे जैसे पुर्तगाल से, हॉलैंड कंट्रीज थे, स्पेनिश कंट्रीज थे, सो उन कंट्रीज़ के जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो तो वहाँ आ सकती थी. सो उन्होंने क्या किया, उनके साथ में यहाँ पे उनका कंपटीशन था. अब एक कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम, और जब जहाँ भी कंपटीशन होगा वहाँ तो प्रॉब्लम होनी ही है. अब एक फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, सिर्फ वही फैक्ट्री किसी सोप का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, चाहे वो उसका क्वालिटी उसकी कैसी भी है, तो वो जितना भी रेट करे चाहेगी उसको एमआरपी उस पर प्रिंट कर सकती है. तो क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और दूसरी कंपनी सोप बनाती ही नहीं है. सो व्हाट कैन वी डू. अब इसमें जो देखा कि बहुत सारी कंपनीज अगर मान लो सोप बनाती है, तो अगर कोई भी हाई प्राइसेस कर देती है कोई कंपनी ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि सब्सटीट्यूट देख लेते हैं उस चीज़ का. जो दूसरा जिसके प्राइसेस कम है हम उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं. सो वही चीज़ था कि इसकी वजह से जो भी वो ट्रेडिंग करते थे उनका कंपटीशन आने की वजह से, तो उनकी जो है ट्रेड पे नेगेटिव इफेक्ट हुआ था. बट द नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर एग्जाग्रेटेड द प्रॉब्लम, और इसकी वजह से आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हुई थी. सो अब ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आई थी, देखो सबसे पहले तो हमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. ये हमारा जो है इससे पता लगता है कि जो इंडिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है. अब जो है अब हम देखें जो यूरोपियन कंट्रीज़ ये हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ को उस टाइम पे एरोप्लेन तो थे नहीं कि डायरेक्ट उस तरीके से आ जाए. तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, तो वो इस जो है सी रूट से इंडिया में यहाँ आए थे. तो इस तरीके से आते थे. दिस वाज द रूट फॉर इंडिया इन 18th सेंचुरी.